अपनी भूमिका निभाने की पेशकश कर डाली है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ कश्मीर मुद्दे पर व्यापक बातचीत की और सहायता के तरीके भी तलाशे हैं। हमारा मानना है कि तनाव के मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण से दोनों पक्षों को समाधान के करीब लाया जा सकता है और नए सिरे से तनाव रोकने में मदद मिल सकती है। तो वहीं देखिए कि भारत पहले ही यह साफ कर चुका है, कह चुका है कि कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे देश का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब भारत ने ट्रंप की पेशकश को ठुकरा सकता है तो तुर्की किस गलतफहमी में है, ये सब जानते हुए जबरदस्ती बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है तुर्की। तो वहीं देखिए कि आतंकवाद का समर्थन करने वाला अब यह समझौते की बात करने के लिए आया है। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाला अब ये चौधरी बन रहा है और कश्मीर का मुद्दा सुलझाने की बात कर रहा है। ये हास्यास्पद बात निकल करके सामने आई। और वहीं देखिए कि तुर्की के कश्मीर आग पर ओवैसी का भी अब बयान जो है वो सामने आ गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। Don't know. I cannot comment on it unless and until the government of India or our army comments on it. But I can only say that the Turkey must reconsider their stand of supporting Pakistan, and Turkey we must remind Turkey also that there is a bank called Ish Bank, and in that bank the earlier depositors were from people of India. और इसी पर आम जनता की क्या राय है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारी सुरक्षा सबसे पहले है और हमारी विदेश नीति में ये चीज़ें शामिल हैं। तो ऐसा करना ठीक है कि थोड़ा सा जो भी कंट्री अगर आतंकवाद का साथ दे रही है तो ये ज़रूरी है कि उसको कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए। हर देश चाहेगा, लेकिन हमारे लिए तो अपना देश सर्वोपरि है ना, कि मतलब हम उसके लिए करना चाहते हैं। तो अगर हम बाइकाट कर रहे हैं तो इससे नुकसान टर्की को होगा। तो अगली बार अगर कुछ ऐसा होता है तो कम से कम और कोई कंट्री भी ऐसा ना सोचे कि हम कोई चीज़ हल्के में लेने वाले हैं या हम ऐसा करने वाले हैं। तो नॉर्मली नहीं है ये सब चीज़ें। तो ज़रूरी है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान, हालांकि इंडियन जो ट्रेडर्स हैं और बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, इंडिया के एम्प्लॉयज़ को नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर वही वाली बात कि अगर कोई टेररिज्म का साथ दे रहा है, चाहे वो पाकिस्तान ही है, अगर पाकिस्तान की सरकार नहीं देती साथ तो हम उसके अगेंस्ट भी नहीं होते। लेकिन क्यों हैं? क्योंकि वो लोग टेररिज्म के फेवर में हैं। हम सबसे पहले भारतीय नागरिक हैं। हमारा सपोर्ट, हमारी सेना हमारे भारत के लिए होता है। वो कोई भी कंट्री, कोई भी देश हो जो आतंकवाद का साथ देती है, हम उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कोई भी देश हो, आने वाले देश में चाहे चीन हो, अमेरिका हो, हम उससे जवाब देने खड़े हुए हैं। हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी संगठन से मिला हुआ हो। हम भारत के नागरिक, भारत चाहते हैं, बस मेरा ये कहना है। ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि भारत के खिलाफ खड़े होने से, भारत को सपोर्ट न करके आतंकवाद को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। देश के नागरिक को सपोर्ट करना चाहिए, सच का सामना करना चाहिए, सही का सामना करना चाहिए। मगर वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। टर्की का बॉयकॉट करना चाहिए, बिकॉज अगर हमारी कंट्री पे बात आती है तो लाइक हमें अगर पूरे वर्ल्ड से भी लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। ये नहीं कि कोई सुपर पावर है तो हम पहले हार मान के बैठ जाएं। हमें फ़ाइट करना चाहिए। ये डिसाइड नहीं होता कि हम जीते हैं हारे, बट हमें एक अपना साइड रखना चाहिए कि हम अपनी कंट्री के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो हमें टर्की का बॉयकॉट करना चाहिए। लाइक कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि हम टर्की से ही ले सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं कि हम उनका ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं। कोई तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि टर्की से हम नहीं लेंगे तो हम बिल्कुल ही हमारे जीडीपी पे कुछ बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो आम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए तुर्की का बाइकआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश पहले है, उसकी सुरक्षा पहले है। और जो आतंकवाद का साथ दे रहा है वो ऐसे कैसे चौधरी बन सकता है कि वो हमारे मसले को सुलझाएगा। और इसी के साथ आम लोगों की बात तो हमने आपको सुनाई, लेकिन अब हम आपको एक्सपर्ट्स की बात सुनाएंगे और इसी के साथ हम चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रिटायर्ड कर्नल संजीव सिरोही जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं न्यूज रूम से हमारे साथ यहाँ पर गीतू भी जुड़ चुकी है। गीतू, आपसे पास भी हम आएंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर सबसे पहले संजीव सर आपसे करेंगे।
क्योंकि देखिए, दो देशों के बीच रिश्ते मजबूत हो नहीं हो, किस तरह की खटास रहे, क्या रहे, ये तमाम चीजें जो है दोनों के जो आइडियोलॉजी होती है, जो विचारधारा होती है, जिस पर आप चलते हैं, उस पर निर्भर करती है। ऐसे में तुर्की के साथ, क्योंकि हम इतिहास अगर उठा के देखें तो तुर्की जो है भारत का बहुत नजदीकी रहा, और ऐसे में चाहे कोरोना काल रहा हो या फिर जब भूकंप की वजह से जो है एक प्रलय जो है तुर्की के अंदर में आया था, तो देखिए भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन दोस्ती चलाया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब जरूरत थी तो तुर्की भाग गया और सीधे चला गया एक समुदाय को यहां पर, यानी कि धर्म को विशेषता देने के लिए। तो आतंकवाद का आप साथ देते हो यहां पर, और उसके बाद अब आप चौधरी बन रहे हो। क्या इस तरह की बातें करने से दोनों देश के रिश्ते क्या मधुर हो जाएंगे? जब आप मध्यस्थता की बात करें, जबकि भारत कह चुका है हमें नहीं चाहिए कोई तीसरा देश जो हमारे मामलों में आकर के हस्तक्षेप करे। टर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान वो चौधरी बनना ही उनकी मंशा है, और वो मुस्लिम वर्ल्ड के नए खलीफा के तौर पर अपने आप को उभारना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। और देखिए, महत्वाकांक्षाएं रखना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने का क्या तरीका है, उसके संदर्भ में यदि कोई नकारात्मक स्टेप, नकारात्मक सोच के साथ काम करेगा तो उसका जो पतन, उसका जो विनाश है वो स्वयं वो सुनिश्चित कर लेता है। टर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान जो कि अति महत्वाकांक्षी नेता है, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के एक नए खलीफा के तौर पर उभरना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, नया ऑटोमान एम्पायर बनाने की उनकी अति महत्वाकांक्षा है, और अपनी इस अति महत्वाकांक्षा को हासिल करने की प्रक्रिया में वो डिवाइसिव पॉलिसीज अपना रहे हैं, विभाजनकारी पॉलिसीज अपना रहे हैं। जैसा कि मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि जो आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने अजरबैजान का साथ इसलिए दिया क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है और आर्मेनिया एक क्रिश्चियन बहुल राष्ट्र है। और जाहिर है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में टकराव को बढ़ा करके और अजरबैजान को सपोर्ट दे करके उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड के एक लीडर के तौर पे अपने आप को स्थापित करने की, बताने की कोशिश की कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं। और ये कितनी नकारात्मक सोच है कि जहां पे आप धर्मों को आपस में लड़ाने की सोच के साथ काम कर रहे हैं, सिविलाइजेशंस, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो एक शैतानी सोच मैं कहता हूं, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभारना चाहते हैं। दूसरा, जिस तरीके से टर्की के अंदर अनेकों तरीके के उन्होंने कवायदे की हैं, बड़े बड़े जो पद हैं, इंपॉर्टेंट पद हैं, यहाँ तक कि जुडिशरी के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर कट्टरपंथियों को बिठाया गया है। और जो एक सेकुलर उदारवादी सोच रखने वाले जो भी वहाँ के अधिकारी रहे हैं, उनको अर्ली रिटायरमेंट दे करके उनको पदों से हटा देना, पूरी टर्की का इस्लामाइजेशन, रेडिकलाइजेशन करना, टर्की को एक कट्टरपंथी रास्ते पर ले जाना। घरेलू मोर्चों पर भी उन्होंने अनेक ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि जिसकी की वजह से टर्की की जो छवि है आज एक कट्टरवादी, रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी राष्ट्र के रूप में बनती जा रही है। और ये टर्की कभी, जैसे आपने स्वयं कहा कि टर्की के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, बड़े मधुर संबंध हुआ करते थे। ये कमाल पाशा का देश है जो वहाँ के फाउंडिंग फादर हैं। लेकिन अब रसेप तैयब एर्दोगान की अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से और उनकी कट्टरपंथी सोच की वजह से टर्की के साथ टर्की की जो इमेज है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। और अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा बनाने के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाने का काम किया और पाकिस्तान के इशारे पर, उनके कहने पर भारत के कश्मीर मुद्दे पर समय समय पर जो है अपना इंटरवेंशन करने की साजिशें रचते रहे, कोशिशें करते रहे। हमने देखा है, ये पहली बार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में अपने संबोधनों के दौरान उन्होंने अनेकों बार कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की। यह अलग बात है कि भारत की क्रेडिबिलिटी आज इतनी ऊंची है, भारत का प्रभाव इतना ऊंचा है कि भारत की ये बात की, ये कश्मीर का मुद्दा नितांत बायलैटरल है। और अब तो भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है। संजीव सर, अभी ट्रंप की तरफ से भी कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया, भले नॉलेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ये कहते हैं देखिए हजारों साल पुराना ये मुद्दा है, हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। जबकि 47 में तो देश ही आजाद हुआ और उसके बाद से पाकिस्तान बना और उस समय से ये मुद्दा है। ऐसे में बड़ी बात ये है कि हम तो अमेरिका की बात तक नहीं सुन रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा हमारे दिल में है, हमारी आत्मा में। देखिए कहा भी गया था कि हमारी आत्मा पे चोट किया है ये पहलगाम हमला, एक तरह से देखा जाए तो। ऐसे में हम अमेरिका की नहीं सुन रहे हैं तो तुर्की तो बहुत बहुत पीछे है, जिसकी हम मदद करते हैं, वो आज हमारे मसले सुलझाने की बात करेंगे। देखिए, भारत एक अपने आप में महाशक्ति है। भारत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई अन्य शक्ति हो। भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है और अपनी बातों को मजबूती के साथ रखता है।
और जाहिर है कि भारत के द्वारा ये बात स्पष्ट रूप से समय समय पर कही गई कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो नितांत बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं, उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को कभी भी स्वीकृत नहीं होगी। यही बात शिमला समझौते में, यही बात लाहौर डिक्लेरेशन में कही गई थी और भारत इस पर कायम है। और अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना बयान बदलना पड़ा भारत के दबाव की वजह से। हम सभी ने इसके बारे में अपनी गहरी आपत्तियां व्यक्त की और जाहिर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बाद में कहना पड़ा कि नहीं नहीं, हमने कोई मीडिएशन की बात नहीं, हमने सिर्फ मदद दी थी। और उनका जाहिर है कि इंटेंट बाद में उन्होंने क्लियर कर लिया। लेकिन जो टर्की का स्टैंड है वो उसका जो इंटेंट है वो अच्छा नहीं है। अमेरिका का तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद इस पूरे ऐतिहासिक जानकारी, जैसे कि आपने कहा कि शायद नहीं है, 47 में दोनों देश आजाद हुए, लेकिन वो हजारों साल पुराने डिस्प्यूट को उसको वो बता रहे हैं। तो ये जरूर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की कमी है। लेकिन टर्की के केस बिल्कुल, लेकिन चौधरी बनना है सर, चौधरी बनना है, सभी को चौधरी बनना है। और भारत जिस तरह से विश्वगुरु बनने की राह पर है, ऐसे में सबको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे, हमारी तो फिर भारत सुनेगा नहीं, जो कभी सुना क्या करता था, अब तो वो स्थिति आएगी ही नहीं। ऐसे में सबकी तिलमिलाहट जो है वो देखी जा रही है। कर्नल संजीव सिरोही सर, आपके पास आते हुए अब जो बात देखिए, यहाँ पर संजीव सर ने भी कही कि एक इंटेंशन जो तुर्की का है वो बहुत सही नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, तुर्की का हमने बाइकआउट कर दिया है और सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, ये खुद जनता जो है उनका बाइकआउट कर रहा है, उनको नुकसान पहुंच रहा है। भारत को नुकसान होगा, हो सकता है इस चीज को लेकर के, और ज्यादा होगा। लेकिन तुर्की को यह बताना है कि देखिए, अगर आपको एक बाजार मिल रहा था तो वो बाजार नहीं मिलेगा, वो बाजार अब नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या अब अपने एक तरह से कहें कि ये चौधरी बनना सिर्फ दिखावा है, पीछे तो अपनी स्थितियों को संभालना है कि जो गलती हमने कर दी पाकिस्तान का साथ दे करके, अब कश्मीर के मसले को हम सामने रख करके जो है कहीं ना कहीं स्थिति संभालने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर मुद्दा सुलझे ना सुलझे अलग बात है, लेकिन दोस्ती जो है वो पहले जैसी हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक बाजार जा रहा है उनके हाथ से। बिल्कुल किरण जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया और ये चीज़ बहुत अहम मुद्दा है टर्की का। आप ये देखें कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने भारत ने हर समय में जब भी जरूरत हुई है, हमने जो है हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हमने जैसे भी मदद हुई, हमने जो ऑपरेशन दोस्ती करके जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था काफ़ी इमदाद भेजी और वहाँ की पब्लिक जो थी वो भी बड़ी, भारत की जो सेना वहाँ पे गई थी उससे बड़ी खुश थी। लेकिन अभी ये एर्दोगान साहब हैं, ये इनको आदत, इनकी ये डीएनए में है कि चौधरी बनना चाहते, कहीं भी हो उसमें ये चौधरी बनना चाहते हैं। अब ज़्यादा चौधरी ये बन गए हैं क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की जो बातचीट हो रही है इस्तांबुल वगैरह में, तो ये सोच रहे कि मैं जो इतना बड़ा चौधरी हूँ पूरे वर्ल्ड का कि मैं जो रशिया और अगर यूक्रेन का भी अगर समझौता करा सकता हूँ तो भारत और जो है इंडिया की जो बात ही अलग है, नंबर 1। नंबर 2, इनको जो है इंटरेस्ट जो है, ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा था 2 दिन पहले कि एर्दोगान साहब को ये समझना चाहिए कि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। अगर उन्होंने मुसलमानों के धर्म पे के नाम पे ही सपोर्ट करनी है तो उनको भारत की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हैं। तो उनका ये पॉइंट बिल्कुल सही था, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आ रही। अब वो कह रहे हैं मैं चौधरी बनना चाहता हूँ। अब चौधरी उनको जो है एक ही तरीका है उनको, जो वैसे तो जैसे आपने दिखाया था जो हमारे यूथ है उन्होंने पूरा बहिष्कार किया है और उनको राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज का नौजवान जो है राष्ट्र की बात कर रहा है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो हम उनके साथ जो टूरिज्म पे जाते हैं लोग, उन्होंने उसका बहिष्कार किया, वो हमारा भी, हमारी कंपनीज का भी नुकसान है, उनको भी नुकसान है। उनको नुकसान ज़्यादा है क्योंकि भारत के जो टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और तुर्की का जो रेवेन्यू आता है, जो पैसा इकट्ठा होता है, वो टूरिज्म से 12% इकट्ठा होता है। मतलब 12% एक काफ़ी बड़ी रकम होती है देश की इकोनॉमी का, और वो टूरिज्म से आ रहा है। उसी टूरिज्म में भारत का बहुत बड़ा परसेंटेज है और अगर भारत के लोग वहाँ पे नहीं जा रहे, अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं, तो इसका तुर्की की सरकार के ऊपर ना सही लेकिन उनकी जो कंपनीज हैं या जो उनके होटल्स वगैरह है बाकी हैं उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा जी। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर तुर्की को हमने रास्ता दिखाना है और उसका मुंह बंद करना है तो तुर्की के वहां भी प्रॉब्लम है कुर्दिस्तान की। कुर्द जो लोग हैं वो वहां पे खुश नहीं है, वो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमको वो जितना कश्मीर का लगता है, कश्मीर की रट लगा के बैठा है, हमको कुर्दिस्तान की बात करनी चाहिए और हर इंटरनेशनल फोरम में
हमें कुर्दिस्तान की स्वतंत्रता के लिए उनकी जो जो उनके ऊपर अत्याचार हुए उसको इंटरनेशनल फोरम में रेज करेंगे, तभी तुर्की को, एर्दोगान साहब को पता लगेगा कि कश्मीर के मसले को कैसे रेज किया जाता है। जी, हमारे साथ अनुज माथुर सर भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी जुड़ चुके हैं। सर, अब आप लोग सबके पास रुख करेंगे। हमारे साथ गीतू लगातार न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। गीतू, मालदीव जैसी हालत हो जाएगी कुछ दिन और अगर इसी तरह से बाइकआउट होता रहा, और देखिए मालदीव जो है उसके बाद घुटने पे आ ही गया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, अब बचा ये तुर्की और अजरबैजान। बिल्कुल। और किरण, ये मानिए कि जो भारत की कूटनीति है कुछ अलग तरह की है। वैसे तो भारत किसी से पंगा लेता नहीं है, लेकिन कोई पंगा ले तो उसे छोड़ता भी नहीं है। और ये बहुत क्लियर कट मैसेज है भारत की तरफ से कि अगर आप हमारा विरोध करेंगे तो एक बड़े पैमाने पर अपने विरोध के लिए भी तैयार हो जाइए। इसमें एक अपडेट ये भी है किरण, देखिए जिस तरह से फ्लिपकार्ट और इस तरह की तमाम जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो प्रोडक्ट्स थे, जो कपड़े इस ब्रांड के इस्तेमाल किए जाते थे तुर्की से आने वाले ब्रांड के, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि अब वो किसी भी तरह के जो उनके ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट नहीं करेंगे। सीधे तौर पर उन ब्रांड्स को एक तरह से मानिए कि सिरे से खारिज कर दिया गया है। कुछ भी प्रोडक्ट्स अब आप इस तुर्की ब्रांड के नहीं देख पाएंगे। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये सारी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जिनको लेकर हम देख रहे हैं कि और नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती थी उसमें कमी देखने को मिल रही है, टूरिज्म में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अब ये भी है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर अगर तुर्की का कोई भी सामान बेचा जा रहा है तो वहां पर उसका बॉयकॉट हो रहा है। और धीरे धीरे सारी बातें निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से हमें तुर्की को ये समझाना है कि अगर आप हमारा बहिष्कार करेंगे, यानी आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो फिर हम आपको किस तरीके से समझाएंगे कि दोस्ती क्या होती है और दुश्मनी क्या होती है। और एक तरह से हम ये माने कि जिस तरह से तुर्की की मदद हमेशा भारत ने की है हर हाल में, अगर हाल ही के भूकंप की बात करते हैं तो उसमें भी तुर्की को मदद पहुंचाने वाला पहला भारत ही था, लेकिन शायद तुर्की इस बात को भूल गया। लेकिन अब ये भी है कि अगर आप हमारे दुश्मन के साथ दोस्ती निभाएंगे तो हमारे दुश्मन का दोस्त भी हमारा दुश्मन ही होगा। भारत ये मैसेज दे रहा है, खासतौर से यहाँ की जो जनता है वो इस बात को बहुत अच्छे से बेहतरी से समझाना जानती है कि हमारे लिए नेशन प्रायोरिटी है, नेशन फर्स्ट है। और ऐसे में हम लोगों ने ये दिखा भी दिया है, क्योंकि तकरीबन 300% कैंसिलेशन हमने देखा। जो लोग टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर घूमने जा रहे थे तुर्की, उन्होंने अपने जो टिकट्स हैं वो कैंसिल करा दिए। डेस्टिनेशन वेडिंग की भी जगह थी वो कैंसिल करा दी गई है। सेब का इंपोर्ट होता था वो अब नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जो शॉपिंग साइट्स हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। बड़े पैमाने पर ये बहिष्कार हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, MOU साइन किए गए थे दोनों देशों की यूनिवर्सिटी के बीच में, तो वो अब करार जो हैं तोड़ दिए जा रहे हैं। यानी बिना सोचे समझे एक बड़ा एक्शन भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल गीतू, हम आपके पास वापस लौटेंगे। अनुज सर, क्योंकि देखिए जिस तरह से संजीव सर से भी बात हुई और इसके बाद देखिए लगातार बातचीत जो है संजीव सिरोही सर से भी हुई है, उन्होंने भी इस बात को रखा कि चौधराहट दिखाने की एक कोशिश है। वो कहते हैं ना कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब जबरदस्ती घुसे चले आ रहे हो आप तुर्की, जबकि पाकिस्तान के साथ है। आप पाकिस्तान के मुद्दे सुलझाइए ना। पाकिस्तान में ना जाने कितने मुद्दे पड़े हुए हैं। अभी तो वहां तख्ता पलट की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। बिलावल भुट्टो हो सकता है सामने आ जाए शहबाज शरीफ को हटा करके। आसिम मुनीर काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं शरीफ से। तो ऐसे में आप कश्मीर के मुद्दे को लेकर के चले आते, जबकि कश्मीर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वहां तो लोग अपनी मर्जी से, मतलब बाकायदा सिग्नेचर साइन 370 हट गया है, सब कुछ हुआ, सब कुछ एकदम कानूनी तौर पर है, फिर भी आप उसे मुद्दा बनाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने इस बात को अपने 21 मिनट के संबोधन में कहा कि बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी, और पीओके मुद्दा है, पीओके के लोग वहां पर अलग होना चाहते हैं। उसकी बात अगर तुर्की कर देता तो शायद चीजें थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। किरण, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तुर्की का एक उद्देश्य है कि किसी तरह से वो खलीफा बने इस्लामिक वर्ल्ड का, और इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने के लिए इतना, मुझे लगता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो तुर्की की एक इतिहास रहा है, अगर मैं आपको कह सकूं, तुर्की जब भी किसी के साथ अलाइनमेंट करता है वो हमेशा गलत पाले में खड़ा पाया जाता है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लें, जहां जहां उन्होंने कोई अलाइनमेंट करने की कोशिश की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अपने आप को गलत जगह पाते हैं। और आज भी तुर्की गलत जगह खड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी, मेरे को मालूम नहीं है कितना हो चुका है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, पता नहीं क्या क्या इशू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो ओवैसी का जो स्टेटमेंट है वो उनको समझने की आवश्यकता है।
भारत एक बहुत बड़ा इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक पॉपुलेशन वाला राष्ट्र है। Absolutely. इंडोनेशिया के अलावा सबसे ज्यादा मुसलमान भारतवर्ष में रहते हैं और वो तमाम भारतीय मुसलमान हैं, इसमें कोई किसी को संदेह ना हो। ये अब बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, उनको जा चुका है। तो अब मेरा मानना यह है कि तुर्की का जो आइडिया है वो पाकिस्तान की बैसाखी लेकर के और मलेशिया की दूसरी बैसाखी लेकर के इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है। ना मलेशिया के पास कुछ खाने पीने के लिए है, ना पाकिस्तान के पास कुछ खाने पीने के लिए है, और ना उनके खुद के पास कुछ खाने पीने के लिए। तो मेरा यह मानना है कि वो एक गलत रास्ते पे चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वेस्ट एशिया में तुर्की का जो ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है, देखिए वेस्ट एशिया में इजराइल जो कि अमेरिका का बहुत घनिष्ठ मित्र है और अमेरिका कुछ भी उसके लिए कर सकता है, वो इजराइल कहीं ना कहीं तुर्की के सामने खड़ा है। और तुर्की अब बीच में तो ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि तुर्की और इजराइल में युद्ध शुरू होने वाला था, तो उसको भी हमें कहीं हम चाहें तो हमको करना चाहिए कि उसको हम कैश कर सकते हैं। उनकी खुद की जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो साउथ ईस्टर्न तुर्की में जो उनकी कुर्दिश प्रॉब्लम है, वो बहुत सारे उनके इश्यूज हैं जिनको कि हम हाईलाइट कर सकते हैं। और एक बात हम तुर्की को वेरी क्लियर हम बता चुके हैं, और प्रधानमंत्री ने उस अपने अमेजिंग 21 मिनट टॉक, उसको मैं हमेशा ही कहता हूं, ही स्पोक लाइक अ ट्रू ग्लोबल लीडर। उन्होंने बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया न केवल तुर्की को बल्कि पूरी दुनिया को कि कश्मीर अब बायलैटरल इशू भी नहीं है, कश्मीर सिर्फ हमारा इशू है और हम पीओजेके को लेकर रहेंगे, काम खत्म। कोई इस पे बातचीत नहीं, किसी से भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट एंड सिंपल एंड स्ट्रेट हमारी पॉलिसी है। और हम बिल्कुल, तो ये मैसेज उनके पास ऑलरेडी जा चुका है। और ये जो अभी हो रहा है उसका देखिए किरण, सबसे बड़ा जो उसमें अंतर है, जो इस सरकार ने कुछ नहीं किया, भारत के लोग खड़े हुए हैं तुर्की के खिलाफ। एक बहुत बड़ा मैसेज जो है उसको जाना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उनका कितना दिमाग खुला हुआ है और उसमें इस मैसेज को वो ले नहीं है। सर दिमाग खुला होता तो सर, और हाँ, आप जो गलत स्टैंड लेने की बात कर रहे हैं वो नहीं लेता कभी भी। दिमाग खुला कहाँ है सर? तुर्की एक और चीज है कि तुर्की नाटो का भी मेंबर, वो उनका ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो नाटो का भी मेंबर है, अमेरिका नाटो के मेंबरशिप के साथ उसकी वजह से, तो उनको ये शक है कि वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, शक्ति है, खलीफा है, और वो कहीं ना कहीं दुनिया के अफेयर्स में कोई अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को कहीं प्लेस कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए कोई संभावना है। हमने बहुत साफ मैसेज तुर्की को दे दिया है, सरकार की ओर से और भारतवर्ष के अवाम की ओर से और भारतवर्ष के गुड इस्लामिक पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है किरण, और मुझे नहीं लगता तुर्की कैन डू व्हाट दे लाइक। बिल्कुल, और सर अभी मैसेज और जाएगा भी। देखिए हमारे सांसद जा रहे हैं, और हमारे सांसद जाकर के बताएंगे, उन्हें बताएंगे हमारे। एक चीज मैं और जोड़ना, बिल्कुल और जोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज, वो ये है कि हम अगर ये सिद्ध कर सकते हैं, और सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान वर्ल्ड टेररिज्म का एपिसेंटर है, ये दुनिया अब समझ चुकी है। और कोई भी टेररिज्म के साथ रहेगा तो बाकी बची हुई वर्ल्ड ओपिनियन मुझे लगता है हमारे पास आएगी। इस बात को हमें पूरी तरह से हाईलाइट करना है, और कोई भी टेरर के साथ आज इस दुनिया में नहीं है किरण। ये दुनिया टेरर के विक्टिम्स के साथ खड़ी होती है, ना कि टेरर के एनेबलर्स के साथ। और पाकिस्तान टेरर एनेबलर है, टेरर की प्रोडक्शन की यूनिट है, और वो पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। जी बिल्कुल। यूके देवनाथ सर, देखिए जिस तरह से अभी इंडोनेशिया का जिक्र हुआ, उसके बाद देखिए भारत में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात को कहा, और ये सबको ही जानता है कि भारत में कितने मुस्लिम रहते हैं, जितने तो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। अगर यहाँ से पहुंच जाए तो पाकिस्तान जो है उनका वो पूरा एरिया भी छोटा पड़ जाएगा। भारत उतने मुस्लिम्स को अपने यहाँ पर रखता है और रहते हैं, बहुत ही सौहार्द के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसे में तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, और जो कहा जा रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं वो एक खलीफा बनना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड का, तो इंडोनेशिया में भी इतने मुस्लिम, कभी वहां से ना तो कोई आतंकवाद जो है वो सामने आती हैं चीजें, सऊदी अरब की हम बात कर ले तो वहां से भी नई चीजें सामने आती है कि इस तरह का इस्लामिक कंट्री है, और देखिए वहां से भी कुछ इस तरह से जो है आतंकवाद को उपजाया जा रहा है, पनपाया जा रहा है, पूरे दुनिया में जो है उसको फैलाया जा रहा है। यानी एजुकेटेड है, एक तरह से पढ़े लिखे तौर पर वो जो है वेल बिहेव करते हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया जो है उनके सामने झुकती भी है। क्योंकि अभी देखिए ट्रंप जो गए
और जाने के बाद शान शौकत जो सऊदी अरब की उन्होंने देखी, तो जो जानकारी न्यूज चैनल्स पे भी आई थी कि देखिए कहीं ना कहीं उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। जबरदस्त वहां जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें रही हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि तुर्की क्या छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज है, उसका खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है? उसका खलीफा बनेगा तो क्या आतंकवाद को ही बढ़ावा देगा वो? तो तुर्की भी आने वाले दिनों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल, चैलेंज। किरण जी, देखिए ऐसा है कि तुर्की के साथ भारत के जो रिश्ते हैं हमेशा से ही बहुत मजबूत रहे हैं, आजादी के बाद से ही मजबूत रहे हैं। लेकिन तुर्की की अपनी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसकी एक मजबूरी है। भारत के विदेश, अगर आप इस पूरे खलबली में पिछले 10 दिन से देखें, भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई भी तुर्की विरोधी बयान इशू नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने या पीवीआई में या पीटीआई में आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट अभी तक नहीं मिली होगी जहां श्री एस जयशंकर ने या भारत सरकार ने तुर्की की निंदा की हो, भर्त्सना की हो। इसके परिप्रेक्ष्य में यह समझना पड़ेगा कि भारत सरकार अभी तक तुर्की को एक दुश्मन देश नहीं मानती है। दुनिया में जब आपकी दोस्ती होती है, कुछ लोगों के साथ दोस्ती गर्माहट के साथ होती है, कुछ लोगों के साथ, देशों के साथ दोस्ती आपकी नॉर्मल होती है, और कुछ लोगों के साथ ठंडक होती है, लेकिन फिर भी उस ठंडक में दोस्ती होती है, दुश्मनी नहीं होती है। तुर्की का रवैया हमें समझना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान जब आजाद हुआ तभी से पाकिस्तान ने दुनिया के सारे मुसलमान देशों से मदद मांगी। 1947-48 की बात कर रहा हूं। तो जब पाकिस्तान ने दुनिया के सारे मुस्लिम देशों से मदद मांगी, तो अगर हम में से जो पॉलिटिकल साइंस थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है कि पाकिस्तान को दुनिया भर के जितने 57 मुस्लिम देश हैं उन्होंने 1947-48 से सपोर्ट दिया। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देशों ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अरब लीग के देशों ने भी सपोर्ट किया। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि देखिए, देश में अभी बहुत रोष का माहौल है, एक भावनाएं उत्तेजित हैं। तो डिप्लोमेसी जो है वो भावनाओं से नहीं चलती है। तुर्की शुरुआती दिनों से ही नेटो का मेंबर था, सीएटो सेंटो का मेंबर था। पाकिस्तान ने भी शुरुआती दिनों से ही सीएटो और सेंटो को ज्वाइन कर लिया था। तो ये उनकी जो रवैया है तुर्की का, मैं 1965 और 1971 की युद्ध की बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी तुर्की ने F-86 फाइटर विमान जो था, सेबर जेट, 1965 में 1971 में पाकिस्तान को भेजा था उनको मदद करने के लिए। वे तुर्की पायलट्स और तुर्की टेक्नीशियन उनको मेंटेन कर रहे थे। उसके बावजूद भारत सरकार देवनाथ सर एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इसी पर मैं आपसे और भी आगे भी डिटेल थोड़ा जानना चाहूंगी। एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर का रुक करके वापस लौटती हूँ देवनाथ सर आपके पास। बांग्लादेश को भारत से बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर रोक लगा दी गई। देखिए, जमीनी रास्ते से बांग्लादेशी कपड़ों के आयात पर रोक विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले देखिए बंदरगाह जो है वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब तो देखिए जमीनी रास्ते से भी बांग्लादेशी अगर कपड़े भारत में आयात हो रहे थे तो उस पर भी रोक लगा दी गई है। बहुत बड़ा ये झटका है बांग्लादेश को भारत की तरफ से। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर रोक। पहले देखिए बंदरगाहों पर ये रोक लगा दी गई थी, यानी कि उनकी तरफ से कोई जहाज नहीं आ सकते, कोई सामान का आयात जो है वो भारत के अंदर में नहीं होगा। और इसी को लेकर के अब देखिए जमीनी रास्ता भी बंद कर दिया गया है, यानी कि रोड के जरिए भी आप यहां पर निर्यात, यानी कि बांग्लादेश जो है वो निर्यात नहीं कर पाएगा भारत को अपना कोई भी सामान। और खास तौर से ये रेडीमेड कपड़ों को लेकर के, जिस तरह से जानकारी सभी को होगी कि देखिए रेडीमेड कपड़ों का जितना निर्यात लगभग होता था वो भारत में होता था, और इससे जो है अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान के राह पर चल पड़ा है, तो उसके बाद से ये नाराजगी जाहिर की गई। और अब भारत जो है छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक एक को यहां बताएगा कि आपकी मदद की, लेकिन आपने वहां पर मदद के बदले हमारे साथ क्या किया, ये अब आप समझ पाएंगे। देवनाथ सर आपके पास आते हैं। देवनाथ सर, जो आप 1971 की भी बात कर रहे हैं कि इसके पहले भी देखे पाकिस्तान ने मतलब पाकिस्तान की मदद तुर्की ने की, इसका मतलब है कि जो मदद या ऑपरेशन दोस्ती जो उसके बाद हमने चलाई वो हमें करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो उनका हमेशा का रवैया रहा है। यानी शुरुआत से वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, और आतंकवाद के अगर खिलाफ लड़ाई है तब तो आप ज्यादा अगर कर रहे हैं तो उसकी नाराजगी तो पहले ही होनी चाहिए थी। किरण जी, जहां तक मानवीय सहायता की बात है, भारत का दिल बहुत बड़ा है, हम दुश्मनों को भी मदद करते हैं। अगर आप याद रखें, जब पाकिस्तान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था आज से 2 साल पहले,
तो भारत ने पाकिस्तान में भी मदद भेजने की पेशकश की थी। हिंदी में कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। हम किसी देश की, भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी है, हम दुश्मन को भी मदद करते हैं और ऐसा आशा नहीं करते कि दुश्मन जो है हमारी मदद लेने के बाद अपना जो रवैया है उस बदल लेगा। मैं आपको बताना क्या, देखिए तुर्की का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। जब जैसे एक भूमध्य सागर में एक आइलैंड है, टापू है, उस टापू का आधा इलाका ग्रीस अपना हिस्सा मानता है, आधा तुर्की अपना हिस्सा मानता है। तो तुर्की को ये दुख है कि भारत ने इस मामले में हमेशा ग्रीस का साथ दिया है और तुर्की का साथ दे दिया। ये मैं 1950 के दशक से ही बात कर रहा हूँ। अभी बात हो रही थी कुर्दिस्तान की। तुर्की का जो पूर्वी भाग है, जिसे एनातोलिया बोला जाता है, जहाँ पे कुर्द मूवमेंट चल रहा है, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि कुर्दिस्तान में भारत को, कुर्द लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है डिप्लोमेसी में, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की की मदद से कुर्द लड़कों की मदद लेकर, उनका जो 7 तरह के कुर्द ग्रुप हैं कुर्दिस्तान में, कुर्दिस्तान के 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनको कि अमेरिका और तुर्की ने हमला करके सीरिया में अपना राज कायम किया है। तो अगर भारत कुर्दिस्तान में कोई भी तुर्की विरोधी कार्रवाई करता है, पहली चीज तो करेगा नहीं, अगर करता है तो हमें पता होना चाहिए ये चीज सीधा हमें तुर्की और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने खड़ा कर देगा। बिल्कुल, यानी कि अमेरिका को कहीं ना कहीं पिंच कर दिया जाएगा, इसीलिए जो है भारत इससे दूर रहेगा। हम आपके पास वापस लौटेंगे देवनाथ सर। शेखर सर, सबसे पहले तो माफी चाहूंगी, काफी देर के बाद आ रही हूँ, बहुत बहुत माफी इसके लिए। लेकिन सर, बहुत बड़ा सवाल हम, लेकिन लगातार देखिए भारत, एक अभी देवनाथ सर ने भी इस बात को रखा कि नेकी कर दरिया में डाल। शायद अब हम इस कहावत पे तो चलने से रहे, अब हम नेकी भी नहीं करेंगे, अगर नेकी कर भी देते हैं तो दरिया में तो नहीं डालेंगे कम से कम। और देखिए बांग्लादेश के साथ यही हो रहा है। 71 में आपको हमने आजादी दिलाई ताकि आप अपना देश, आपके देश को और आर्थिक मोर्चे पर जो है बेहतर करने के लिए हमने आपकी पूरी मदद की, और आज आप हमें ही आंखें दिखा रहे हो। मतलब आप पाकिस्तान के साथ चले जाते हो, आपके यहाँ पर चाइना के जो है आर्मी चीफ चले आते हैं, ये क्या है? तो अब हम उस रास्ते पर तो नहीं चलेंगे, अब टिट फॉर टैट वाली स्थिति होगी। देखिए किरण जी, इसमें ये 1960-70 के दशक का विश्व नहीं है जहां पर आप कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के नाम पे ग्रुप बना ले, धर्म के नाम पे ग्रुप बना ले और सोचे कि उस सामूहिक गठबंधन से हम कुछ कर लेंगे। तो तुर्की का ये सोचना बहुत गलत है। दूसरी बात, अभी जो तुर्की और अजरबैजान में जो हमारा जो टूरिस्ट रिजर्वेशन था वो 60% तक गिरा है, जो कैंसिलेशन रेट है वो 250% तक आ गया है। जो अभी डिफेंस एक्सपर्ट साहब कह रहे थे कि जयशंकर साहब का कोई डायरेक्ट बयान नहीं आया है और किसी ने तुर्की के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। अभी तुर्की के एक राजनयिक क्रेडेंशियल सेरेमनी जो 15 मई को होनी थी वो शेड्यूलिंग के नाम पर टाल दी गई। तो मैसेज देने के बहुत सारे तरीके होते हैं और लगातार मैसेज दिया जा, तो नेकी करना अच्छी बात है, लेकिन जब जरूरत पड़े, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये आतंकवाद का है। आज ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये आज किसी और आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, आज ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अगर तुर्की उस आतंकवादी देश का साथ अगर देगा तो 100% उसको माकूल जवाब मिलेगा। ये बांग्लादेश वाला अभी जो आपने न्यूज ब्रेक करी है जी, यही चीज आगे तुर्कियों के साथ भी होनी है, अजरबैजान के साथ भी होनी है, या और कोई भी देश, क्योंकि ये अब ग्लोबल विलेज बन चुका है ये पूरा विश्व। आज हर कोई इंटरनेट के सहारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस समय पर ये समय वैसा नहीं है कि आप एक मतलब सिर्फ धर्म के नाम पर किसी को सपोर्ट करते रहे। उनसे ज्यादा मुसलमान, बिल्कुल सही बात है, वो तो हमारे देश में है। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार बहुत माकूल जवाब दे रही है, संदेश दे रही है। कुछ संदेश बहुत मुखर तरीके से जाते हैं, कुछ संदेश चुपचाप भेजे जाते हैं, जो आप कह रही थी कि सांसद भी भेजे जा रहे। तो बिल्कुल
सरकार इस चीज को बहुत मजबूती से कर रही है और भारत एक बहुत और मुझे लग रहा है आपके टाइम में ये बहुत जरूरी भी है शेखर सर, आपके टाइम में, क्योंकि आप जितना बताएंगे, यानी कि वो कहते नहीं है कि जितना आप दिखेंगे उतना आप बिकेंगे। वैसे तो ऐसे मामलों में अगर मैं ये लाइन का प्रयोग कर रही हूं तो बहुत हल्का ये एक लाइन हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें आती हैं कि आपको अगर बहुत अपनी चीजें दिखानी तो वहां पर आपको अपनी पकड़ बनाने के लिए दिखना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है। और देखिए भारत सरकार बहुत अच्छे से इस बात को, क्योंकि वो बयान दे के जो हमारे बीच में जो संबंध है, क्योंकि देखिए ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रेड, हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। और पाकिस्तान की तुलना में भारत किसी भी देश के लिए एक बहुत ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है इन सारे एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखा जाए। जी बिल्कुल। तो शेखर सर वापस लौट रहे आपके पास। अनुज सर और संजीत सर भी कुछ कहना चाह रहे थे, हम आप लोगों के पास भी आएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, भारत के जवाब में नकल पर उतरा पाकिस्तान। ये देखिए, ये बड़ी खबर है। नकलची तौर पर एक पाकिस्तान जो है अपनी एक छवि जो है अब बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के डेलीगेशन से घबरा है पाकिस्तान भी विदेश भेजेगा डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो को डेलीगेशन का नेतृत्व सौंपा गया है। ये देखिए, ये बड़ी खबर है, बिलावल भुट्टो को डेलीगेशन का नेतृत्व सौंपा गया। दुनिया के सामने बेनकाब होने से फिर डरा पाक, और उसके बाद देखिए अब उनका भी एक डेलीगेशन जो है वो जाएगा। और एक नहीं, कम से कम अब तक में ये कहें कि जब से ये सीज फायर हुआ है उसके बाद से लगातार नकल पाकिस्तान करता जा रहा है भारत की। जब आदमपुर एयरबेस में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त में देखिए शहबाज शरीफ भी उसके बाद जो है पहुंच जाते हैं अपनी सेनाओं के साथ मुलाकात करने के लिए। ये तस्वीर, एक छवि, एक प्रोपेगेंडा फैलाने की जो कोशिश है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और देखिए बिलावल भुट्टो को जो है वो नेतृत्व जो है वो सौंपा गया है। उनके अंडर में ये डेलीगेशन जो है वो जाएगा और जाकर के पाक की तरफ से अपनी बात, यानी हम तो सीधे तौर पे यही कहेंगे कि झूठा प्रोपेगेंडा जो है उसको रखा जाएगा, एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और चलिए एक बार फिर से हम अपनी चर्चा में वापस लौटते हैं। संजीत सर आप जो कहना चाह रहे थे उस बात को कहिएगा भी, और उसके साथ साथ ये जो एक नकलची इमेज क्रिएट करने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि हमने देखिए इसके पहले भी इसी चीज को देखा कि सेना से मिलने के लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, देखा देखी शहबाज शरीफ भी चले जाते हैं। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? बिलावल भुट्टो को आप भेज रहे हो, क्या बताना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर पहले करते तो समझ में आता है ये आपकी तरफ से रणनीति एक है जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। भारत भेज रहा है तो आप भेज रहे हो। किरण जी, मैं इस पे बाद में आऊंगा, पहले 2-3 मेरे पॉइंट थे जो कि मैं सुन रहा था। जी सर। सबसे पहले तो जो आपकी रिपोर्टर गीतू ने कहा था कि जो है फ्लिपकार्ट वगैरह ने जो है मना कर दिया है कि हम जो है अब उनके तुर्की की ब्रांडिंग नहीं करेंगे। मेरा एक सजेशन है कि जो जितने ये ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह देते हैं उनको जो है प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी लिखना चाहिए कि ये किस कंट्री का बना हुआ है, ताकि अगर हम देखें कि ये जो है तुर्की का बना है तो हम उसको ना खरीदें। चाइना का बना, अगर हमारे मन में किसी देश के लिए ये है कि ये देश हमारे खिलाफ कर रहा है, तो जो है कंज्यूमर, आज का जो है कंज्यूमर इज ए किंग, वो डिसाइड करेगा मैं कहाँ का खरीदूं। ये जो है इसको हम प्रोडक्ट देख के ये डिसाइड करेंगे कि हम ले के ना ले। दूसरी चीज जो अभी कह रहे थे देवनाथ जी कि जी नेकी कर जो है कुएं में डाल, ये कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट था। आजकल आपने देखा होगा मैंने ट्रक के पीछे लिखा हुआ है नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये उस जमाने में था जब चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलती थी। आज के जमाने में जो जैसा आपके साथ कर रहा है आप उसके साथ वैसे ही करें। इस मामले में ये कहना चाहता हूं, देवनाथ जी कह रहे थे कि नहीं इतना आसान नहीं है कुर्दिस्तान का जो है रेस करना, बिकॉज डिप्लोमेसी में ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती। मैं कह रहा हूं मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल काम ही जो है ये जो मोदी सरकार है ये हर काम को, मुश्किल काम को करती है, तभी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन ये सोच के कि ये मुश्किल है उसको नहीं करना चाहिए। आपको तुर्की को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जिस भाषा में उसको जल्दी से समझ में आ जाए। आप ये डिप्लोमेसी और ये करते रहोगे वो टाइम बहुत निकल जाएगा। इसलिए जैसे वो कर रहे हैं, वो कश्मीर को कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करते हैं, आप बोलो कि कुर्दिस्तान की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। जी लास्ट में जो आपका पॉइंट था, सॉरी नहीं सर, लास्ट का पॉइंट, लास्ट का पॉइंट जो था ये बिलावल भुट्टो वाला जो ये भेज रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक नकलची बंदर है, हमारे से एक स्टेप पीछे होके चलता है। जो हम करते हैं उसके बाद वही करता है। और ये जो बिलावल भुट्टो की चॉइस है
बिलावल भुट्टो को तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं वही सीरियसली नहीं लेते, तो बाहर के मुल्क उसको क्या सीरियसली लेंगे? उनको तो बेबी बिलावल बोलते हैं पाकिस्तान में। दूसरा, जो आदमी न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात करता है, जो आदमी ये कहता है कि इंडस में या तो पानी बहेगा और खून बहेगा, वो आदमी जाके बाहर जाके क्या बताएगा, आप उससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं। किरण जी। बिल्कुल बिल्कुल, अनुज सर आपके पास, आप अपनी बातों को भी रखिएगा। और इसी के साथ बिलावल भुट्टो क्या आसिम मुनीर, क्योंकि देखिए जो जानकारी मिल रही थी आसिम मुनीर नाराज चल रहे थे, बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर के तख्ता पलट कर सकते हैं, तो क्या अब इसी के तहत कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान में? देखिए किरण, पहले तो मैं उस तुर्की के बारे में एक दो मेरे पॉइंट्स हैं वो मैं देना चाहता हूँ। देखिए तुर्की में अब इस बार जो तुर्की ने किया है उसमें बहुत अंतर है। उन्होंने अपने ड्रोन भेजे हैं, ड्रोन ऑपरेटिव्स भेजे हैं, ड्रोन ऑपरेटिव्स 2 मारे गए हैं वहां पे। मेरे हिसाब से ये तुर्की हमारे खिलाफ लड़ाई में शामिल था, और ये जो युद्ध है मैं पहले भी आपके चैनल पे कई दफा कह चुका हूं, उसमें तुर्की फिजिकली शामिल है। और ऐसे शत्रु को कुछ दरिया वरिया देखने की हमें जरूरत नहीं है, नेकी करके कहीं डालने की जरूरत नहीं है। तो जैसे है उसको वैसे समझाया जाना चाहिए। आज भारत का बहुत बड़ा कद है दुनिया अंतरराष्ट्रीय मंच पर, और उस कद का फायदा मिलना चाहिए हमें, और सही मैसेज जाना चाहिए। देखिए किरण, भारत का ही प्रधानमंत्री अकेला ऐसा है जो मॉस्को जा सकता है, उसके 1 महीने बाद कीव जा सकता है, उसके 1 महीने बाद पेरिस जा सकता है, उसके 12 दिन बाद न्यूयॉर्क जा सकता है, और फिर भी कोई उससे कुछ नहीं कहता। तो वो जो ताकत है, वो ताकत हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है। और कोई इसमें जो थ्योरेटिकल है कि ये कर दे वो कर दे, दोस्त है, दोस्त का दुश्मन फलाना, ठीक है, हमने मानवीय स्तर पे मदद कर दी, हम गाजा में भी कर रहे हैं, दैट इज इट। उसके बाद अगर वो हमारे खिलाफ युद्ध लड़ेगा और फिर भी अगर हम हाथ पीछे बांध करके बैठ जाएंगे, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट अप्रोच। ये मेरा मानना है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि एक जो मार्केट है, जो बड़ा इशू है, पूरा देश, ये शुरू में भी मैंने कहा था, इफ यू रिकलेक्ट, इसमें सरकार ने भी जो कहा है इनडायरेक्टली वो कहा है, उसके अलावा भारत की जनता उनके खिलाफ है। और जो लोग, जैसे मैंने देखा था किसी न्यूज में, किसी चैनल पे, कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं, तो नॉर्मली अगर आपका टूर कैंसिल होता है तो कुछ रिफंड नहीं देते हैं, वो लोगों के रिफंड वापस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है, जो पूरा देश मेरे हिसाब से साथ है, और हमें तुर्की को अंतरराष्ट्रीय मंच पर डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की आवश्यकता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, तो ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं, तुर्की, हाँ जी जी, हाँ, मैं उसी पे रहा था। देखिए, दूसरी बात यह है कि ये जो एक तो मैं बिल्कुल उनके साथ, संजीत सिंह के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ये बिलावल भुट्टो तो हमारी तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार के जोकर हैं, वो जिस प्रकार की बात करते हैं कि आपने रात में हमला क्यों किया, चोर दिन में हमला करते हैं, रात में करते हैं, मतलब ही इज ए जोकर। तो वो कुछ भी नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे। और पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने पूरे एग्जाम्पल दी थी, मैं भी यही कहने वाला था। 2-3 दिनों में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वो आतंकवाद के साथ हैं, और मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर इसमें कोई इंटरेस्टेड है। लेकिन यस, ये जो बिलावल भुट्टो हैं, वो एक बहुत अच्छी कठपुतली साबित हो सकते हैं। तो शायद आसिम मुनीर उनको सही कठपुतली बना करके और उसको कर सकते हैं। ये मेरा मानना है कि शहबाज शरीफ के दिन गिने चुने हैं। ये मेरा माई पर्सनल टेक इज दिस, कि उनके दिन गिने चुने हैं। कौन आता है वो बाद में देखने की बात है, लेकिन बिलावल भुट्टो का अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाना और ओपिनियन को, नैरेटिव सेट करना और ओपिनियन बनाना, मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो इसमें सक्षम नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हमारे लिए अच्छी बात है, और वो बहुत, पाकिस्तान जो है वो कुछ, मेरे को लगता नहीं। मैं यही चीज से कह रहा हूँ किरण, पाकिस्तान में आज की तारीख में एक बहुत जबरदस्त लीडरशिप डेफिसिट है। बिल्कुल सर, मैं यही मैं समझ कि एक दमदार नेता होना चाहिए जिसकी बात लोग सुने। बड़ी बात ये है नहीं जी, है ही नहीं। इसको लेकर मैं शेखर सर के पास जाऊंगी इसको लेकर के, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने हर हमले का करारा जवाब दिया। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुस करके आतंकियों को मारा गया। देखिए, हम न्यूक्लियर हमले से नहीं डरते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है।
अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। उन्होंने कहा है कि देखिए हम तो न्यूक्लियर हमले से नहीं डरते, आप कितनी भी बातें न्यूक्लियर हमले को लेकर के कह लें, हमें 100 किलोमीटर तक घुस करके हमने वहां पर आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर हमले का करारा जवाब दिया है। और इसी के साथ देखिए पाकिस्तान में हम 100 किलोमीटर तक अंदर घुसे हैं। गुजरात और पूरे देश की जनता इस विषय पर भी गर्व कर रही है कि एक ऐसा नेता भारत माता की कोख से जन्मा जिसने भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया, देश को सुरक्षित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया। और वो सभी परिवारों को एक प्रकार से जो उनकी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मोदी जी ने जो बिहार में वादा किया था, हम इसका बदला जरूर लेंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो वादा उन्होंने जरूर पूरा कर दिया। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना ने जारी किया नया वीडियो। ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए एक और नया वीडियो जो है वो नौसेना का, जिसमें ताकत को दिखाया गया है। ताकत को दिखाया गया, पोस्ट पर लिखा गया भारतीय नौसेना सभी खतरों के लिए तैयार। ये बड़ी खबर आ रही है। ये एक नया वीडियो, और ये देखिए ये नया वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए पहले आप सुनिए फिर उसके बाद बताते हैं। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या भी मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र हर, बरसेगी ऊपर वसी हर, अणशेष नाद का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई लूटेंगे, शिकार सब लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य लूटेंगे। बिल्कुल, तो ये नया वीडियो आपने यहाँ पर देखा किस तरह से। यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल सीज फायर है, फिलहाल सीज फायर है। मिलिट्री एक्शन भारत की तरफ से रोका गया है, सिर्फ स्थगित किया गया है। और इस तरह का ट्रेलर भी लगातार बीच बीच में लॉन्च किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं इस लॉन्चिंग का मतलब क्या होता है, इस तरह की वीडियो सामने लाने का मतलब क्या होता है। सीधे हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। शेखर सर, आपके पास आते हुए एक तो इस वीडियो पे आप बताइएगा जरूर, क्योंकि देखिए सीज फायर यानी कि हम एक मिलिट्री एक्शन है अपनी तरफ से जो है उसको हमने स्थगित किया है, लेकिन हम ये नया नया वीडियो लॉन्च कर करके जो है बता रहे हैं पाकिस्तान को, तुर्की को भी और पूरी दुनिया को भी कि हम स्टिल अभी भी जो है उसी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पे भी खड़े हैं, चाहे नभ हो, जल हो, थल हो, हर जगह हमारे सैनिक हैं। और देखिए एक अलग सा उत्साह है, एक अलग सा उत्साह है इस तरह की वीडियोस को। जो भी देखेगा देशभक्ति भरी रहेगी उसके अंदर में। और साथ ही देखिए जो दमदार नेता की बात हो रही थी, कांग्रेस भले ही नाराज दिख रही है, लेकिन मान सकते हैं कि शशि थरूर देखिए बेस्ट है जो अपनी बातों को बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं। और जिस तरह से उनको एक कंट्री जो अमेरिका और अन्य कंट्रीज दिए गए हैं, वहां पर अपनी बातों को प्रमुखता के साथ रखना जरूरी है, क्योंकि असर होना भी चाहिए। जी देखिए, न्यूक्लियर क्षमता होना एक अलग चीज है, और उन न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने की क्षमता होना एक अलग चीज है। भारत हर मामले में, चाहे वो हवाई तरीके से हो या नेवी हो, पाकिस्तान से इन सारे में बहुत आगे। और इस वीडियो का एक सीधा संदेश जो है वो यही है हमारी सेना का
कि आप अगर न्यूक्लियर ब्लफ खेलने की कोशिश करेंगे तो आप हमारी क्षमताओं को देख लीजिए। तो ये हमारी सेना उनसे बहुत आगे है, बहुत एडवांस्ड है, एक बहुत डिसिप्लिन आर्मी है। तो ये संदेश जो है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये न्यूक्लियर ब्लफ शायद जो पाकिस्तान ने करा सीज फायर का ये कारण था, तो हमारे देश के नेतृत्व ने बड़ा क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ स्थगित हुआ है, आप जिस भी लेवल पे जाओगे हम वहां पर जाके आपको मारेंगे। हमने 100 किलोमीटर आपके घर के अंदर घुस के मारा है, तो हम आगे भी बिल्कुल करेंगे। लेकिन भारत एक शांतिप्रिय देश है, पहले अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करेगा, ये बात सबको पता है। लेकिन हम ऐसे भी नहीं है कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। जो पीछे वो बात कह रहे थे कि नेकी कर जूते खा वाला, यहाँ पर सिस्टम नहीं है। हमारे देश संजीत सर की बात हर किसी को भा गई है। जी जी संजीत सर की बात हर किसी को। सर शशि थरूर पे जल्दी से थोड़ा बोल दीजिए, फिर यूके देवनाथ सर और संजीव सर के पास भी मैं चलूंगी। शेखर सर जी, शशि थरूर को जो रखा गया है उसको लेकर के देश के अंदर में ही थोड़ी नाराजगी कांग्रेस की नजर आ रही है, बट मुझे लगता है नाराज होने की जरूरत नहीं अगर देश हित की बात हो, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं। इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं। कांग्रेस सरकार के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मौका मिला था। शशि थरूर एक बहुत अच्छे वक्ता है। देखिए, पार्टी, किसी भी पार्टी का मेंबर होना एक अलग चीज है, सभी लोग भारतीय हैं और हर भारतीय के अंदर जो उसकी सबसे अच्छी क्षमता होती है देश को उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो शशि थरूर अगर आगे आ रहे हैं बिल्कुल, और कांग्रेस को नाराजगी थोड़ी कम रखनी चाहिए। जी अनुज सर हाथ बार बार, अनुज सर बहुत जल्दी से बोलेगा। सर यूके देवनाथ सर और संजीव सर भी काफी। मैं बोलूंगा वो केवल बातचीत करने की क्षमता नहीं है, उनकी जो विदेश नीति के ऊपर पकड़ है और जिस अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में जितना उनका ज्ञान है उसका भी बहुत लाभ होने वाला है। सिर्फ बोलने की क्षमता नहीं बल्कि पूरी उनको नॉलेज है, पूरी चीज पकड़ है। इसलिए मुझे लगता है कि शशि थरूर एक बहुत ही चॉइस है। जी बिल्कुल। यूके देवनाथ सर, इस वीडियो पे हम चाहेंगे आप अपनी बात को रखें। ये जो नौसेना ने नया वीडियो और बीच बीच में इस तरह से वीडियोस लाने का मतलब क्या संदेश क्या जा रहा है? सिर्फ पाकिस्तान को ही जा रहा है या सबको जा रहा है? जी हाँ, इस तरह के वीडियोस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अक्सर बनाई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सौजन्य से बनाई जाती है। इनका दो पर्पस है। हमारी जो देश की जनता है उनका दिल, दिमाग, मस्तिष्क, भाल ऊंचा करना, और दूसरी बात है दुश्मन के दिल में डर का एक माहौल तैयार करना। इसमें हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी फौजें कमिटेड हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, हुक्म का इंतजार कर रही है। जी, हुक्म का इंतजार कर रही है यहाँ पर, लेकिन एक भी गलती अगर पाकिस्तान की तरफ से इस बार हो जाएगी तो शायद पता नहीं क्या होगा। और ये तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। संजीव सर, जो बात देखिए किर्गिस्तान को लेकर की चीजें हो रही थी कि कहीं ना कहीं आप जो अगर उस पे भारत थोड़ा सा हस्तक्षेप कर ले, लाइक जैसे वो लोग कश्मीर पे कर रहे हैं, आसान नहीं है, देवनाथ सर कह रहे हैं। संजीत सर, अनुज सर ये कह रहे हैं कि देखिए अगर चाहे तो कर सकते, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि तुर्कियों को सबक सिखाना है, क्योंकि आज का नहीं है मसला, पहले का मसला है। 71 में भी आपने पाकिस्तान की मदद की थी। और इसके साथ साथ ये भी बहुत जल्दी से आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब क्या भारत को दोस्ती मुस्लिम कंट्रीज के साथ सोच समझ के करने की जरूरत है? देखिए, टर्की के ऊपर कॉस्ट इम्पोज की जा रही है और कॉस्ट इम्पोज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है जी। और भारत सरकार ने, यद्यपि कि जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा कि कोई सीधा सीधा कोई बात तो नहीं रखी, लेकिन संकेत बहुत स्पष्ट दिए जा रहे हैं। सेलेबी नामक एक कंपनी है जो कि बहुत बड़े स्तर पर भारत के एयरपोर्ट्स को पर ऑपरेशंस करती है, उसके सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द कर दिया गया है। अब वो सेलेबी कंपनी कोर्ट में जा रही है, हाई कोर्ट जाने इत्यादि का जो प्लान कर रही है। ये जो संकेत है बहुत ही स्पष्ट है कि टर्की को हम अब एक विशेष सतर्कता के साथ ट्रीट करेंगे और टर्की के साथ जो अपना जो भी उसके द्वारा पाकिस्तान को मदद दी जा रही है उसकी कॉस्ट उसे पता चलनी चाहिए। क्योंकि हमारी थिंकिंग बहुत क्लियर है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक न्यू नॉर्मल की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अब आतंकवाद को और आतंकवाद के सपोर्टर्स को एक जैसा ट्रीट करेंगे, उनको जो बैकर्स हैं उनको एक जैसा ट्रीट करेंगे। टर्की ने जाहिर एक ऐसे समय में कि जब भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था
उस सर समय बहुत जल्दी से वॉर सर, इस्लामिक कंट्रीज के साथ दोस्ती क्या बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है भारत को सर? बहुत जल्दी से इस्लामिक देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, टर्की की इस तरीके की भूमिका की वजह से इस्लामिक देश भी खुश नहीं है। सऊदी अरबिया, यूएई अगर आप बात करें तो वो टर्की से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इस्लामिक माफ कीजिएगा सर, और इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। अनु सर, संजीव सर, इसी के साथ यूके